हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका फ्रेंड शिवम शर्मा और स्वागत करता हूं आपका इस फ्यूचर विल के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। आज हम चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इसको समझेंगे कि इसकी इमर्जेंस कब से हुई, इसके बाद इसमें कौन कौन से प्रमुख एलिमेंट्स थे या फिर इसकी जो फ्लरिशमेंट थे उसके क्या मुख्य कारण थे कि वो इतनी सुसंपन्न एक सभ्यता रही है अपने इतिहास की। तो इस चीज़ को हम थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले इसके इंट्रो पर नज़र डालेंगे कि हड़प्पा सभ्यता विश्व इतिहास की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इसी के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे संपन्न सभ्यता है। ये भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में विस्तृत सभ्यता थी, जो कि शिवालिक से नॉर्थ में शिवालिक से लेके दक्षिण में अरेबियन सी यानी गल्फ ऑफ कैम्बे तक, ईस्ट में मेरठ से लेके यूपी और वेस्ट में मकरान बलूचिस्तान तक, ये 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई एक विस्तृत सभ्यता थी। इसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई। किसकी खोज, एक्सकेवेशन किसके जरिए हुआ है इसका? दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में इसका एक्सकेवेशन किया गया। कहाँ हुआ? पूर्वी पंजाब में, जो कि प्रेजेंट में पाकिस्तान का क्षेत्र है, उसमें एक क्षेत्र था हड़प्पा नाम का। वहाँ पे इसका एक्सकेवेशन हुआ और इसीलिए इसका नाम हड़प्पा है। उसी दौरान सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का एक मुख्य शहर और था जिसका नाम है मोहनजोदाड़ो। उसकी खोज आर.डी. बैनर्जी के द्वारा 1921 में, यानी उसी दौरान उसकी भी खोज की गई। ये भी कहाँ पे है? पाकिस्तान, पंजाब। ठीक है, तो ये दो मुख्य शहर हैं हड़प्पा सभ्यता के। इन दोनों शहरों से हमें काफ़ी सारी जानकारियाँ मिली हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि किस तरीके से ये एक विस्तृत सभ्यता थी। इसमें किस तरीके से ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी है और कॉमर्स है। उसके बाद अलग अलग क्राफ्ट्स हैं, आर्टिस्टिक जो एक्टिविटीज़ होती थी वो किस तरीके से यहाँ पर फ्लरिश होती थी। किस तरीके से वो ओवरसी ट्रेड जो है बोट के जरिए करते थे, और जो लैंड ट्रेड होती थी या जो व्यापार होता था भूमि पर या दो देशों के बीच में, वो किस तरीके से बुलॉक से यानी बैलगाड़ी से किया करते थे। इसको हम आगे जाके और तरीके से समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एंशिएंट एरा के यानी कि प्राचीन में, या इसके बाद हम समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एंशिएंट एरा की 3 फेजेस में डिवाइड थी। तो जैसा कि मैंने बताया, हड़प्पा सभ्यता इज डिवाइडेड इन द 3 फेजेस ऑफ एंशिएंट एरा। हमने ये कुछ शहर लिखे हैं और जो सेटलमेंट ने हड़प्पा के, इन शहरों में जो पाए गए एविडेंस हैं उनको हम डिफरेंट फेजेस से रिलेट करेंगे। सबसे पहला फेज है अर्लियर फेज, जो कि लगभग 3000 से 2500 BC तक रहा। इसमें पाए गए मुख्य सेटलमेंट हैं, यानी कि ऐसे सेटलमेंट जिससे हमें अर्लियर फेज के साक्ष्य मिलते हैं कि वहाँ पर कौन कौन से क्राफ्ट्स हैं, कौन कौन से आर्टिस्टिक वर्क हैं, इन सारी चीज़ों का उपयोग होता था और सारी चीज़ें होती थी। वो है पहला कालीबंगन, जो कि राजस्थान में है, दूसरा है बनावली हरियाणा में। तो ये दो मुख्य सेटलमेंट हैं जहाँ से हमें अर्लियर फेजेस से संबंधित कुछ साक्ष्य मिले। इसके बाद मैच्योर फेज की बात करते हैं, जो कि 2500 BC से 1900 BC तक रहा। ये सबसे फ्लरिश फेस है, जिसे हम कह सकते हैं एक संपन्न फेस है। इसी में सबसे ज़्यादा हड़प्पा सभ्यता ने ग्रो किया था, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट भी इसी फेस में हुआ था। तो इसके मुख्य सेटलमेंट कौन से हैं? पहला है हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और चन्हूदड़ो। ये कहाँ पे हैं? ईस्टर्न पंजाब, पाकिस्तान। जैसे कि मैंने बताया कि ये पंजाब के पाकिस्तान के जो
पूर्वी हिस्सा पंजाब का जो कि सेपरेट हो गया था पार्टीशन के बाद से, जो कि पाकिस्तान में चला गया, ये तीनों उसमें हैं। चौथा है बनावली जो कि हरियाणा में, धौलावीरा गुजरात, लोथल गुजरात और कालीबंगन राजस्थान। ये कुछ मुख्य सेटलमेंट हैं जिनसे हमें साक्ष्य मिलते हैं मैच्योर फेज के। अब एक चीज़ देखने वाली है कि कालीबंगन और बनावली मैंने अर्लियर फेज में भी लिखे थे। ये दोनों सेटलमेंट से हमें अर्लियर फेज के भी साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ इन दोनों सेटलमेंट से हमें मैच्योर फेज के भी कहीं ना कहीं साक्ष्य मिलते हैं। तो ये चीज़ें देखने वाली है। इसके बाद एक चीज़ और, इन्हें कुछ नेकनेमों से बुलाया जाता है मोहनजोदाड़ो को। जैसे मोहनजोदाड़ो कहा जाता है माउंट ऑफ डेड, यानी मृतकों का टीला। इसे मोहनजोदाड़ो को माउंट ऑफ डेड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब इसका एग्जीक्यूशन हुआ था, यहाँ से हमें काफ़ी सारे साक्ष्य मिले मृतकों के, काफ़ी सारी हड्डियाँ मिली, बोन्स मिले और अवशेषों के काफ़ी सारे साक्ष्य मिले, इसीलिए इसे माउंट ऑफ डेड कहा जाता है। दूसरा है आपका कालीबंगन। कालीबंगन को ब्लैक बेंगल कहते हैं क्योंकि जब इसका एग्जीक्यूशन हुआ था, यहाँ से हमें काली चूड़ियों के साक्ष्य मिले, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ब्लैक बेंगल कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लेट फेज से संबंधित, तो ये जो फेज था वो 1900 BC से 1500 BC के आसपास में था। 1900 BC तक आते जाते जो मैच्योर फेज था वो एकदम डिक्लाइन हो गया। हड़प्पा सभ्यता के जो मुख्य शहर थे उनका धीरे धीरे पतन हो गया, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं कुछ सेटलमेंट ऐसे थे जो कि अभी भी रीइमर्जेंस हो रही थी उनकी, जो कि गुजरात में सेटल्ड थे। गुजरात में कथियावर पेनिनसुला के पास में ये दोनों सेटलमेंट पाए जाते हैं। यहाँ पर अभी भी हड़प्पा सभ्यता थोड़ी थोड़ी ग्रो कर रही थी, लेकिन ये जो ग्रो हो रहा था वो जो है जिस तरीके से कैलकुलिथिक पीरियड में आम इंसानों की ज़िंदगी रहती थी, कहने का मतलब ये है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, एग्रीकल्चर पूरी तरीके से लिवलीहुड के लिए यूज़ किया जाता था। तो पूरी तरीके से जो डिपेंडेंस थी वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ पे थी, जैसे कि एग्रीकल्चर है, हंटिंग है, गैदरिंग है, यानी कि जो पुराने लोग रहते थे। बाद में हड़प्पा सभ्यता के कुछ शहर जो कि बाद में हड़प्पा सभ्यता की रीइमर्जेंस हुई कुछ शहरों की, वो भी उसी तरीके से रहने लग गए। तो इसके जो फाइन एग्जाम्पल हैं लेट फेज के, वो है रंगपुर पहला, दूसरा रुजदी। ये कहाँ पाए जाते हैं, गुजरात में। तो ये कुछ मुख्य एग्जाम्पल हैं, ये कुछ मुख्य सेटलमेंट हैं जिनसे हम तीनों फेज़ों को रिलेट करते हैं और तीनों फेज़ों को डिवाइड करते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा राखीगढ़ी इन घाघरा हरियाणा और धौलावीरा गुजरात। ये दोनों फेस ऐसे थे, ये दोनों सेटलमेंट ऐसे थे कि इन सेटलमेंट से हमें तीनों फेसेस के एविडेंस मिले हैं, यानी कि अर्लियर के भी मिले हैं, मैच्योर के भी मिले हैं और लेट फेज के भी एविडेंस हमें इससे मिले हैं। तो ये फेसेस की बात हो गई। अब इसके बाद देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में किस तरीके से टाउन एंड स्ट्रक्चरल प्लानिंग प्रोसेस होती थी, किस तरीके से एक व्यवस्थित ढंग से घर वगैरह बनाए जाते थे, सारी चीज़ें होती थी, उस पर ध्यान देंगे। तो हम बात करेंगे अब टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर की। इसमें हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में, संपूर्ण सभ्यता में जो भी फ्लरिश्ड सेटलमेंट थे उनमें देखेंगे कि 3 प्रकार की लोकेलिटीज़ पाई गई हैं। पहली साइटिडल, जहाँ रूलिंग क्लास रहती थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो राजा थे या एरिस्टोक्रेसी थी, जो मोनार्की थी, वो रहा करती थी। दूसरा होता था मिडिल टाउन या मिडिल सेटलमेंट जिसे बोलते हैं, जहाँ पे उसकी जो ब्यूरोक्रेट्स थे या फिर जो मर्चेंट थे, मिडिल क्लास मर्चेंट, वो रहते थे। और तीसरा था कॉमन लोगों के लिए, लोअर टाउन, कॉमन पीपल। तो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेलिटीज़ पाई गई थी। हड़प्पा सभ्यता के जो मुख्य शहर थे उनमें इस तरीके से घरों का अरेंजमेंट किया गया था कि जो गलियां थीं वो एक दूसरे को एग्जैक्टली राइट एंगल पे काटती थी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती थी एग्जैक्टली राइट एंगल पे। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर घरों का जो सेटलमेंट किया गया था वो इस तरीके से किया गया था कि सारी गलियां एक दूसरे को बिल्कुल राइट एंगल पर काटती थी। तो ये मुख्य विशेषता थी। इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम, हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे
कह सकते हैं हम कि सबसे अच्छी चीज़ रही है या सबसे जो फ्लरिश चीज़ रही है वो रहा है बेटर ड्रेनेज सिस्टम। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो सैनिटेशन पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते थे। वहाँ पर पाई जाने वाली जो ड्रेनेज थी, जो नालियाँ थीं, वो एक सिमिलर मैनर में रहती थी। इसके अलावा ब्रिक से यानी कि ईंट से या फिर स्टोन स्लैब से वो कवर्ड रहती थी। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो सैनिटेशन के लिए, हेल्थ के लिए, साफ़ सफाई के लिए, क्लीननेस के लिए काफ़ी ज़्यादा जागरूक थे। इसके बाद ब्यूटीफुल ब्रिक वर्क का एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। पहला है कंस्ट्रक्शन में, ये आता है ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो में पाई जाने वाली एक कह सकते हैं हम टैंक था, जो कि 11.88 मीटर लॉन्ग और 7.01 मीटर ब्रेथ, यानी कि लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, और जो उसकी गहराई थी या गहरा था, जो डीपेस्ट पॉइंट था वो 2.43 मीटर था। इसका जो फ्लोर था वो बेक्ड ब्रिक से बना हुआ एक बेहतरीन फ्लोर था। चारों तरफ जो कोटिंग थी वो बेक्ड ब्रिक की थी, यानी कि पकी हुई ईंट की थी। इसके अलावा इस टैंक के दोनों तरफ काफ़ी कमरे थे जो कि कपड़े चेंज करने के लिए यूज़ किए जाते थे। इसके एडजेसेंट रूम में एक वेल था, कुआं था, जिससे कि इसमें पानी आता। इसमें पानी आया, एक मैं चित्र के जरिए समझाता हूँ। जैसे कि ये टैंक है, इसके चारों तरफ ये कमरे हैं, काय के लिए, फॉर चेंजिंग द क्लॉथ। दिस इज़ अ रूम, दिस इज़ द एडजेसेंट रूम फ्रॉम विच, जिसमें से पानी इस टैंक में आता था। यहाँ पर एक निकासी प्रणाली थी, यहाँ पर एक ड्रेनेज था, कंड्यूट थी, जिसमें से पानी निकल के ड्रेनेजों में चला जाया करता था। ये ड्रेनेज स्टोन से या फिर ब्रिक से कवर्ड रहा करती थी। तो हम कह सकते हैं कि क्लीननेस के लिए, सैनिटेशन के लिए, एक प्रॉपर मैनर ऑफ सेटलमेंट के लिए जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो काफ़ी जागरूक थे। इन्होंने गंदगी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इस तरीके से इन्होंने प्रॉपर अरेंजमेंट किया था, घरों का भी, नालियों का भी, एक रोडों का भी। तो ये बड़े ही इंटेलिजेंट लोग थे। और प्रेजेंट जिस तरीके से हम आज इंजीनियरों की मदद से घर वगैरह बनाते हैं और एक प्रॉपर मैनर में बनाते हैं, उसी तरीके से पुनः उस समय हड़प्पा सभ्यता के समय ये बनाया करते थे। दूसरी बात, हमने जैसे ग्रेट बाथ समझा, ये जो ग्रेट बाथ है वो मोस्टली ये माना जाता है कि जो यूज़ होता था वो रिचुअलिस्टिक पर्पस से होता था, यानी कहीं ना कहीं कुछ धार्मिक कारणों की वजह से। कि जैसे कि हमने मोहनजोदाड़ो मूवी देखी है, तो उसमें एक सीन है कि एक लेडी उस टैंक में नहा के कहीं ना कहीं कुछ वर्शिप के लिए जा रही है। तो ये जो यूज़ होता था वो कुछ रिचुअलिस्टिक, कुछ पारंपरिक, या फिर कुछ रीति रिवाजों के लिए, या फिर कुछ धार्मिक कारणों के लिए ये यूज़ हुआ करता था, ये माना गया है। ये पहला मोहनजोदाड़ो में है। इस टैंक के साक्ष्य में धोलावीरा से भी कुछ प्राप्त होती है। इसके बाद बात करेंगे ग्रेनरी की। हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली सबसे जो बड़ी बिल्डिंग थी वो थी ग्रेनरी, जो कि 45.70 मीटर लॉन्ग और 15.23 मीटर वाइड, यानी लंबाई 45.71 मीटर और चौड़ाई 15.23 मीटर थी। ये कहाँ पाई थी? मोहनजोदाड़ो में। ये माना गया कि जो एरिस्टोक्रेसी है, वहाँ की जो राजशाही है, जो रूलिंग क्लास है, वो जो है टैक्स कलेक्ट करती थी किस पे से? पीसेंट्स पे से, किसानों पे से, और जो कि यूज स्टोर्ड होता था इन ग्रेनरीज में। ये ग्रेनरीज मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा सभ्यता की क्या थी? ये ट्रीजरी थी, यानी कि ये जो है अन्नागार या अन्न भंडार मान लो, या फिर जिसे हम कहते हैं कि ट्रीजर मतलब खजाना था, जिससे कि सारी व्यवस्थाएं देखी जाती थी। जो सर्वेंट थे वहाँ के, जो आर्मी थी, जो वर्कर थे, उनको वेजेस किए जाते थे। इमरजेंसी आ जाती थी तो इसका यूज़ किया जाता था कॉमन लोगों की भलाइयों के लिए। तो इस तरीके से इसका यूज़ किया गया। ये कहाँ पाई गई? मोहनजोदाड़ो में पाई गई। हमें कुछ साक्ष्य इसके हड़प्पा से भी प्राप्त होते हैं। हड़प्पा में 6 ग्रेनरीज लाइन में पाई गई, एक व्यवस्थित सेटलमेंट में पाई गई, जो कि 15.23 × 6.0 मीटर इनकी लंबाई और चौड़ाई थी। इन ग्रेनरीज के आसपास हमें देखने के लिए मिलता है कि फ्लोर की क्रीप्स में, यानी कि इसके पास में जो फर्श की दरारें हैं, उनमें हमें काफ़ी ग्रेन्स के साक्ष्य मिले हैं। तो ये माना गया कि यहाँ पर जो है इन ग्रेन्स ग्राइंडिंग का काम होता था।
यानी कि किसका, अनाज की पिसाई का काम होता था। ड्रेनेज सिस्टम की, कवर ड्रेनेज सिस्टम की साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, बनावली से, जो कि कहाँ है, हरियाणा में। बनावली सेटलमेंट से हमें साक्ष्य मिलते हैं कवर ड्रेनेज सिस्टम के, विच इज़ कवर्ड बाई द ब्रिक एंड स्टोन स्लैब। इसके अलावा कालीबंगन एक सेटलमेंट है राजस्थान में, वहाँ पे जब हमने एग्जीक्यूशन किया तो वहाँ पे हमें साक्ष्य मिले कि इन मोस्टली घरों में उनके खुद के कुआं हुआ करते थे, क्योंकि राजस्थान है तो वाटर शॉर्टेज एरिया है। मोस्टली घरों में खुद के कुआं हुआ करते थे, वेल होते थे। इसके अलावा खुद का कोर्टयार्ड होता था। तो कुओं को साक्ष्य में कहाँ से प्राप्त होते हैं, कालीबंगन से। बंगन हैव्ड ओन वेल। तो ये हमने देखा कि टाउन प्लानिंग और स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चरल की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में ग्रेट बात हो गया, जो कि रिचुअलिस्टिक पर्पस से यूज़ किए जाने वाला एक टैंक था, जिसमें कि एक बेहतरीन ब्रिक वर्क की हमें काम देखने के लिए मिला। उसके चारों तरफ कमरे थे, जैसे कि मैंने उस एग्जांपल से बताया। एक एडिसेंट रूम था जिसमें एक कुआं था, जहाँ से कि पानी आता था इसमें, और पानी आके उस पर्पस को कंप्लीट करके एक ड्रेनेज थी, एक कंड्यूट थी पास में, वहाँ से ज़्यादा था ड्रेनेज में। ये ड्रेनेज कवर्ड हुआ करती थी ब्रिक से और स्टोन स्लैब से। तो ये एक बेहतरीन कारीगरी और टेक्नोलॉजी का अच्छा नमूना देखने के लिए मिला। उसके बाद ग्रैनरीज की चर्चा की हमने। ग्रैनरीज में क्या देखने के लिए मिला, ये दिस इज़ द लार्ज बिल्डिंग ऑफ हड़प्पा सभ्यता। ये जो है एक ट्रेजरी की तरह, हड़प्पा सभ्यता में एक ट्रेजरी की तरह यूज़ किया करती थी, जिसमें कि टैक्स के रूप में ग्रेन्स आता था और डिफरेंट पर्पसेस के लिए ये यूज़ हुआ करता था। इसके बाद हमने बात की ब्यूटीफुल ब्रिक वर्क की, जो कि हमें यहाँ भी देखने के लिए मिलता है ग्रेट बाथ में, और यहाँ भी देखने के लिए मिलता है। आप एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि जितना, हालांकि सबसे पहले जो पकी हुई ईंटों का जो यूज़ होना चालू हुआ वो मेसोपोटामिया से हुआ, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर पकी हुई ईंटों का जो यूज़ हुआ था वो हड़प्पा सभ्यता में हुआ था। अभी भी हमें एशियंट इजिप्ट के कुछ कंस्ट्रक्शन हैं, वहाँ पर ड्राइड ब्रिक का यूज़ देखने के लिए मिलता है, ना कि बेक्ड ब्रिक का। तो ये हमें ब्यूटीफुल एग्जांपल देखने के लिए मिला ब्रिक वर्क का। इसके अलावा हमें ड्रेनेज सिस्टम की देखने के लिए मिला कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो सैनिटेशन पे, क्लीननेस पे कितना ध्यान देते थे, ड्रेनेजों को कवर्ड करके रखते थे, जिसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, बनावली से मिलते हैं। और कालीबंगन से हमें क्या साक्ष्य मिलते हैं कि उनके खुद के कुआं हुआ करते थे, खुद के कोर्टयार्ड हुआ करते थे। कुओं के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगन से मिलते हैं। तो टाउन प्लानिंग और स्ट्रक्चर में इतना ही। दूसरा पॉइंट हम समझेंगे एग्रीकल्चर। बात करते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की। सबसे पहले देखेंगे कि जो इस टाइम पे एक ड्राइड रीजन है, उसकी पुराने समय में कैसा था वो, उस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। एक अलेक्जेंडर नाम के हिस्टोरियन थे, भारत आए। उन्होंने हड़प्पा सभ्यता जब गए तो उन्होंने उसके बारे में लिखा। हड़प्पा सभ्यता जो है एक बहुत ही वेजिटेटिव लैंड है, यानी कि यहाँ पर फुल ऑफ वेजिटेशन है, पेड़ हैं, पौधे हैं, हरियाली है चारों तरफ, एक अच्छी तरीके से वर्षा होती है, एक मीडियम सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल वाज फॉलिंग देयर। लेकिन समय के साथ साथ ओवर ग्रेजिंग की वजह से, ओवर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की वजह से, और या फिर लैक ऑफ रेन की वजह से धीरे धीरे यहाँ की जो वेजिटेशन थी वो ख़त्म होती चली गई। और ये जो क्षेत्र है वो एक ड्राइड रीजन में, रेनलेस रीजन में, वाटर शॉर्टेज रीजन में बदल गया। पहले के जो लोग थे वो यहाँ पर फसलों, कौन कौन सी फसलें उगाते थे, वीट है, बर्ली, राई एंड पी, गेहूँ है, जौ है, मटर है, सरसों वगैरह है, मस्टर्ड है, इन फसलों को ये यहाँ उगाया करते थे। ये लोग जो है फसल बोने का इनका जो समय था वो नवंबर से, और जो हार्वेस्टिंग का जो समय था वो था आपका अप्रैल। हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः सिंधु नदी के किनारे बसी एक सभ्यता थी। तो हर साल सिंधु नदी में बाढ़ आती थी
और सिंधु नदी में बाढ़ आने की वजह से वहाँ पर एक हर साल एक नई मिट्टी की एक परत बिछी जाया करती थी, विच इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल फॉर द कल्टीवेशन, यानी कि कृषि के लिए जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल रहती है। तो इसीलिए फ्लड के बाद नवंबर में ये लोग बोया करते थे फसलों को, और अप्रैल में यानी कि बिफोर फ्लड ये काट लिया करते थे। कौन कौन सी फसलें ये ग्रो करते थे? वीट है, बर्ली, राई, पी, मस्टर्ड। इसके बाद हम देखेंगे कि 1800 BC के आसपास, 1800 BC के आसपास जब लेट फेज चल रहा था, तो हमें चावल के भी साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? वी फाउंड एविडेंस ऑफ, सॉरी, कॉटन के साक्ष्य मिले हैं। कॉटन के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? लोथल से, गुजरात से। गुजरात के आसपास, मतलब कहने का ये है कि हड़प्पा सभ्यता में कॉटन भी ग्रो किया जाता था। क्योंकि कॉटन ग्रो किया जाता था, इसीलिए जो कॉटन का व्यापार जब हम ग्रीक से करते थे, तो ग्रीक हमें क्या कहते थे? सिंडम। क्योंकि हम सिंधु नदी के किनारे बसी हुई एक सभ्यता थी, इसीलिए इसे हम कॉटन ग्रो किया करते थे, तो हमें सिंडम कहा करते थे ये। इसी तरीके से बर्ली के साक्ष्य, कुछ मुख्य साक्ष्य हमें बनावली, हरियाणा से देखने के लिए मिलते हैं। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में समझा कि ये जो है एक बहुत वेजिटेटिव लैंड थी, जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड थी। यहाँ पर फसलें वगैरह काफ़ी हुआ करती थी, जो कि प्रेजेंट में ड्राइड रीजन है, वैसा ड्राइड रीजन नहीं था। लेकिन समय के साथ ओवर ग्रेजिंग की वजह से, ओवर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की वजह से और डिफरेंट कारणों की वजह से धीरे धीरे सूखे ग्रस्त क्षेत्र हो गया। इसके बाद हमने समझा कि कौन कौन सी फसलें बोते थे, कब बोते थे? नवंबर यानी कि आफ्टर फ्लड, और हार्वेस्ट कब करते थे? बिफोर फ्लड यानी अप्रैल में। 1800 BC के आसपास हमने कॉटन की फसल करना चालू किया। तो हमें इसके साक्ष्य कहाँ से मिले? लोथल से मिले। इसके बाद हमने जब व्यापार किया मेसोपोटामिया से, इजिप्ट से, तो ग्रीक हमें क्या कहा करते थे? सिंडम कहा करते थे। क्योंकि हमारी जो सभ्यता थी सिंधु नदी के किनारे इंडस रिवर के बैंक ऑफ इंडस रिवर सेटल थी, तो इसीलिए सिंडम कहा करते थे, क्योंकि हम कॉटन उगाते थे। एविडेंस ऑफ बर्ली फाउंड फ्रॉम बनावली, यानी कि बर्ली के साक्ष्य हमें बनावली से देखने के लिए मिलते हैं। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में बस इतना ही। आज हड़प्पा सभ्यता की हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दिया। आगे की जो हड़प्पा सभ्यता के जो मुख्य बिंदु हैं, जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स है, क्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हैं, उनको हम कल समझेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए।